नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला नंबर बात, डाल्टन्स एटम के लिए क्या बोले थे कि कोई भी मैटर जो बहुत छोटा पार्टिकल्स कंसिस्ट करता हो, रखता हो, उसी को एटम बोलते हैं। एक तरह से ये एटम का डिफिनीशन है कि मैटर कंसिस्ट वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो लिखोगे मैटर कंसिस्ट वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर बहुत छोटा पार्टिकल्स रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। जो एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल्स हो उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, अब बात है कि सेम एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टीज जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। फिर से एक बार, सेम एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे बिहार में बहुत सारा आदमी है, तो वो कहीं कहीं जब जाता है तो उसका बात करने का लहजा से पता चल जाता है कि बिहारी है ना। तो वो कितना भी कोशिश करेगा कि नहीं छुपा लिया जाए, तो बात करते करते पता चल ही जाता है कि हाँ यहाँ का है ना। तो उसी तरह अगर एक एलिमेंट का एटम है तो उसका प्रॉपर्टीज पता चल ही जाएगा कि हाँ इसका एक जैसा है, आइडेंटिकल है। ठीक है, उसी तरह डिफरेंट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। तो लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे इधर में रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो जितना एटम रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड होगा, पक्का फिक्स। ऐसा नहीं कि इधर में एटम 4 उधर में 5, इसीलिए तो बैलेंसिंग करते हैं हम लोग कि सेम कर लेते हैं। एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना एटम रिएक्टेंट साइड में है उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में रहेगा। लिखेंगे एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट, सेम या डिफरेंट एलिमेंट का जब एटम मिल के कंपाउंड बनाता है तो वो फिक्स रेशियो में मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई कंपाउंड बनाना है अगर, तो वो कितना भी मिल गया कंपाउंड बना दिया, नहीं, फिक्स रेशियो में मिलता है। जैसे H2O, तो पक्का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसी रेशियो में मिलेगा। अगर 4 हाइड्रोजन कर दोगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन कर दोगे तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो फिक्स रेशियो में मिलता है ना। तो लिखोगे एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट combine together to form compound, they combine in a fixed ratio। ठीक है भाई,
तो सेम या डिफरेंट एलिमेंट का एटम मिलके कंपाउंड अगर बनाता है तो वो फिक्स्ड रेशियो में मिलेगा, डिफिनिट रेशियो में मिलेगा। ठीक है, नीचे में नोट। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले जो हेडिंग देखे थे हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो ये जब लिख रहे हैं तो ये लिखते समय हम लोग को लग रहा है कि कुछ कुछ चीज इसका लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को टच कर रहा है, नहीं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या करता है, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है एक तरह से, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है, स्पेशली ये एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसमें पहला नंबर था मास ऑफ सब्सटेंस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा नंबर ये एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में मिल रहा है। इसका मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को कौन एक्सप्लेन करता है। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मार देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी would explain the laws of chemical combination। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन करेगा, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, डेंसिटी। ये सुन के लग रहा है कि बहुत छोटा होगा, जो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो पहले ये लिख लिया जाए, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या, तो मास बाई वॉल्यूम। ये ऑलरेडी पहले से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या, तो मास बाई वॉल्यूम। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछे डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या, तो क्या बोलोगे, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म सेंटीग्राम सिस्टम यूनिट। क्या, सेंटीग्राम सिस्टम यूनिट, है ना। तो सीजीएस यूनिट क्या, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी क्या होगा, है ना। तो देखो भाई, कभी भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब नीचे वाला बढ़ता है तो ओवरऑल क्या होता है, घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तुमसे कोई पूछेगा कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, घटेगा। कैसे, समझ के रखेंगे, कभी भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, अब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कॉमा डेंसिटी विल डिक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। इसको रट के नहीं रखेंगे, समझ के रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए डेंसिटी घट रहा है। ठीक है, अब देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव मतलब नाम से लग रहा है कि किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे कोई को बोलते हैं कि बहुत अच्छा है,
तो किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, किसी को बोलते हैं बहुत फालतू है तुम, तो किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, किसी से कंपेयर करके बोलते हैं। ऐसे ही एक को देख के कैसे बोल देंगे बहुत फालतू है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं तभी बोलते हैं कि अच्छा है, खराब है, ये है, वो है, बहुत कुछ। तो कंपेरेबल टर्म है ये। तो रिलेटिव भी क्या है, कंपेरेबल टर्म है। तो किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल दोगे तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। अब जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे उसी को रिफरेंस सब्सटेंस मान लो, स्टैंडर्ड रिफरेंस सब्सटेंस मान लो, इसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस का निकालो तो उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, लैंग्वेज में सुनना, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड रिफरेंस सब्सटेंस। फिर से एक बार, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड रिफरेंस सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव डेंसिटी। तो लिख लोगे, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to density of standard reference substance is called relative density। ठीक है, कोशिश करना समझ के रखने का, लैंग्वेज रटने में मज़ा नहीं है, समझ के अगर लैंग्वेज भी फ्रेम किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, और रटेंगे तो फिर टेंशन होगा। तो समझ के रखो कि किसी रिफरेंस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी निकालेंगे तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ रिफरेंस सब्सटेंस, है ना, डेंसिटी ऑफ रिफरेंस सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या, तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रिफरेंस सब्सटेंस। ठीक है भाई, डेंसिटी ऑफ रिफरेंस सब्सटेंस। अब इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो इसका यूनिट अगर देखें तो देखो ना, ऊपर में भी डेंसिटी है और नीचे में भी क्या है, डेंसिटी है। तो जाहिर सी बात, जो यूनिट ऊपर होगा वही नीचे। ऐसा तो नहीं कि इसको केजी पर मीटर क्यूब में रख देंगे, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे, ऐसा तो गलत बात हो जाएगा। तो सेम यूनिट में रहेगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। सही बात है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। कोई को बोलते हैं कि तुम बहुत फालतू है, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि 5 केजी फालतू है। वो कितना है वो अपने सोच के बोल सकते हैं कि कितना, उससे कितना उसको बेकार समझ रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, कंपेरेबल टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका नो यूनिट। क्या हो जाएगा इसका, नो यूनिट, यूनिटलेस होगा, है ना। अब नीचे में लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेंसिटी, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, टाइप्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का दो टाइप होता है भाई। रिलेटिव डेंसिटी का कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। पहला नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कोई पूछेगा रिलेटिव डेंसिटी का कितना टाइप, तो क्या बोलोगे, दो टाइप, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा वेपर डेंसिटी। तो अभी हम लोग क्या लिखे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखो देखो इतना तो फिक्स है कि ये भी किसी के रेस्पेक्ट में निकालते होंगे, क्या कि किसका टाइप है, रिलेटिव डेंसिटी का। तो किसी रिफरेंस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी निकालते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी। वो जो रिफरेंस सब्सटेंस है उसके जगह पे फिक्स कर दिए पानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री सेल्सियस ये रिफरेंस मान लिए, और इसके रेस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल देंगे तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे। ठीक है, तो पानी के रेस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे।
तो लैंग्वेज सुनना, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक बार और, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो लिख लोगे, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to density of water at 4 degree Celsius is called specific gravity। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नीचे में रिफरेंस सब्सटेंस की जगह पे क्या मान लिए हैं? पानी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स रहना चाहिए, है ना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ पानी हम लोग को पता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ही मिलीलीटर बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये चीज स्पेशली याद भी रखना है। कोई पूछता है कि डेंसिटी ऑफ पानी कितना, तो क्या बोलते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये कितना डिग्री सेल्सियस पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे है। समझ में आया ना? फिर से एक बार, डेंसिटी ऑफ पानी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो गया भाई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ही लिखो और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सोचो, जब नीचे में ग्राम पर मिलीलीटर है, जाहिर सी बात है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी ग्राम पर मिलीलीटर में ही डालेंगे। तो ग्राम पर मिलीलीटर से ग्राम पर मिलीलीटर कट जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर आ जाएगा और उसका यूनिट सिर्फ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पर मिलीलीटर से ग्राम पर मिलीलीटर कट जाएगा। और जाहिर सी बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का टाइप है, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या, तो क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन बनाने में ध्यान रखोगे कि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगा वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, बस उसका यूनिट हटा देंगे। जैसे कोई सब्सटेंस का डेंसिटी अगर 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो सीधे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 बोल देंगे। थोड़ा सा शांति सुकून से सुनना है। कोई सब्सटेंस का डेंसिटी अगर 3.6 दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ क्या बोल देंगे? 3.6 बोल देंगे। यूनिट हटाओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक से अगला क्वेश्चन सुनना, मन में आंसर करना। अगर कोई सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 ग्राम पर मिलीलीटर। सही बात ना? अरे जब डेंसिटी दिया रहता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा था, तो यूनिट हटा देते थे। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, डेंसिटी पूछ रहा है, तो यूनिट ला देंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो ये बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर क्वेश्चन आए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया रहे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे, तो सीधे वही बोल दो यूनिट हटा के। क्लियर? दिमाग में रख लो। रिलेटिव डेंसिटी का कितना टाइप? 2 टाइप, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी या दूसरा वेपर डेंसिटी। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं, है ना। चलो, इसका यूनिट तो कुछ होगा नहीं, फॉर्मूला समझ लिए, क्वेश्चन बनाना समझ लिए कि कभी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया रहा है तो खूब आराम से उसका यूनिट हटाओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो। अब ये देख लेते हैं, अभी देख रहे थे कि वॉल्यूम जब बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? घटता है।
कैसे? तो टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाए तब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ा। अब वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटा। तो इसमें भी देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो यार सिंपल बात है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और अभी तो तुम देखे हो कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो डेंसिटी घट रहा था। तो डेंसिटी घटेगा तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घटेगा, क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू फाइनली क्या आया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आया। तो क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कॉमा स्पेसिफिक ग्रेविटी विल, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल डिक्रीजेज। और रटना नहीं है, सोच लेना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घटता है, उसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घटेगा। चलिए नेक्स्ट 2 करके लिखेंगे, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर नाम से लग रहा है कि भाप, गैसियस फॉर्म में होगा। तो कोई रिफरेंस गैसियस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे गैसियस सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल देंगे तो उसी को वेपर डेंसिटी बोलेंगे। एक बार और, किसी रिफरेंस गैसियस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे गैसियस सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी बोलेंगे। लैंग्वेज में सुनना, द डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस, विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस इज कॉल्ड क्या, वेपर डेंसिटी। तो लिख लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ गैस, गैसियस सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, गैस भी बोल सकते हैं, द डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है भाई, तो रिफरेंस गैस के रेस्पेक्ट में किसी गैस का डेंसिटी निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर डेंसिटी बोलेंगे। वेपर डेंसिटी का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस, डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस। ठीक है, इसका भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का टाइप है ना। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस। हम लोग आगे गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास का। फिर से एक बार, गैसियस स्टेट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास का। अभी एक और बात पीछे बता रहे हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, नहीं। तो ये भी चीज गैसियस स्टेट में आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, आइडियल गैस इक्वेशन वहां पे पढ़ेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम इस साइड, टेम्परेचर इस साइड, पीवी तो भी इस साइड, इधर एनआरटी तो टेम्परेचर, तो इस साइड वॉल्यूम इस साइड टेम्परेचर, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसीलिए अभी बोले कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो वहीं पे गैसियस स्टेट चैप्टर में ये भी देखने वाला है कि डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलिकुलर मास। नीचे लिखते हैं, वी विल लर्न later that density of gas directly proportional to molecular mass of gas, डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, मोलिकुलर मास ऑफ गैस का। तो हम लोग भाई वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस है ना, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई
मोलिकुलर मास ऑफ रेफरेंस गैस, मोलिकुलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। इससे फायदा क्या रहेगा कि कभी अगर मान लो कि तुमको वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में बोला निकालने के लिए, तो तुम सबका डेंसिटी याद नहीं रखते हो जी। डेंसिटी तो तुम पानी का अभी देखे सुने हो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर मिलीलीटर, लेकिन बाकी सब सब्सटेंस का डेंसिटी तो तुमको पता नहीं है। तो उसीलिए कभी भी वेपर डेंसिटी बोलते क्वेश्चन में निकालने के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है फॉर्मूला, क्योंकि मोलिकुलर मास तुम निकाल सकते हो। मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास तुम जनरली 1 से 30 तक का फ्रेम किए हुए हो, तो मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो उसीलिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छा होता है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई मोलिकुलर मास ऑफ रिफरेंस गैस। एक और बात, कभी कभी क्वेश्चन में रिफरेंस गैस दिया रहता है, जैसे H2 का वेपर डेंसिटी निकालो CO2 के रेस्पेक्ट में, या फिर CH4 का वेपर डेंसिटी निकालो CO2 के रेस्पेक्ट में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में रिफरेंस गैस नहीं दिया रहता है, सीधे सीधे बोल देगा वेपर डेंसिटी निकालो CH4 का, तो फिर उस केस में क्या करोगे? तो अगर क्वेश्चन में रिफरेंस गैस दिया हुआ है तब तो ठीक, अगर नहीं दिया हुआ है तो रिफरेंस गैस H2 को मान लो, हाइड्रोजन गैस को मान लो। सुनाई दिया? अगर क्वेश्चन में रिफरेंस गैस दिया रहे तो ठीक, अदरवाइज क्या कर लो, H2 को मान लो। ठीक, तो नीचे में इफ रिफरेंस गैस is not given in the question, then it is taken as H2 गैस। तो हम लोग क्या मान लेंगे भाई, उसको रिफरेंस गैस की जगह पे क्या ले लेंगे, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। ठीक है, तो अब बता दो, अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई, नीचे में मोलिकुलर मास ऑफ रिफरेंस गैस की जगह पे क्या ले लेंगे, H2, अगर रिफरेंस गैस नहीं दिया रहे तो। अब मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस कितना हो जाएगा 2। तो अगर रिफरेंस गैस क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो उस केस में वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो भाई वेपर डेंसिटी का कितना फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला हो गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि वेपर डेंसिटी का मेन फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस। अगर क्वेश्चन बनाना है और रिफरेंस गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से सुनना है तब तो अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाने में। अगर क्वेश्चन बनाना है और रिफरेंस गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई मोलिकुलर मास ऑफ रिफरेंस गैस। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को मोलिकुलर मास आराम से अपने से निकाल सकते हैं, उसलिए ये लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में रिफरेंस गैस नहीं दिया हुआ है तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस, अब बाई रिफरेंस गैस की जगह पे H2 मान लेंगे ना, तो उसका 2 हो जाएगा, तब मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाए थे तो डेंसिटी घटा था, फिर उसका रिलेटिव डेंसिटी पढ़े तो उसमें 2 टाइप, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा वेपर डेंसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाए थे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घटा था, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ गया था। अब तुम लोग इसका सोच के बता दो कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर डेंसिटी क्या होगा। बहुत लोग सोच लो कि इसमें सोचने वाला क्या बात है, डेंसिटी घटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घटा, वेपर डेंसिटी भी घटेगा, ये भी तो उसी खानदान का है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो बुआ क्या हुआ, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई 2। खानदान उनदान से कुछ नहीं होता है, लॉजिकली सोचना होता है ना। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई 2। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा क्या, अरे यार मास कभी बढ़ता है क्या? ऐसा तो नहीं ना, कोई आदमी ठंडा में बैठा हुआ है, एसी उसी चला के बैठा हुआ है तो 10 kg का है, और वही बच्चा को तुम धूप में भेज दोगे तो 20 kg का हो जाएगा। टेम्परेचर तो बढ़ गया वहां पे, तो क्या मास बढ़ जाता है क्या? नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलिकुलर मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2 पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 लिख दिए, टेम्परेचर बढ़ गया तो 3 हो गया आपने। तो जब मोलिकुलर मास पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वेपर डेंसिटी पे कैसे प्रभाव पड़ जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नीचे में लिखेंगे पॉइंट करके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर डेंसिटी रिमेन्स सेम। वेपर डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, इतना अच्छे से थोड़ा सोचना है कि डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ऐसा यूनिट उसका केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे कोई प्रभाव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। उसके बाद फिर रिलेटिव डेंसिटी, फिर उसका टाइप स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है उसका फार्मूला, फिर वेपर डेंसिटी क्या होता है उसका फार्मूला। इतना थोड़ा एक बार पॉज करके अच्छे से 2-3 मिनट में सोच लो, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, calculate specific gravity of aluminum if density is 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, और अल्यूमिनियम का डेंसिटी दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी क्या बताए थे कि जब भी डेंसिटी दिया रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे, उसका यूनिट हटा के लिख दो। तो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2.7, हो गया, उसका यूनिट हटाएं, हो गया, यही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पॉज करके अपने से बना लो अगर बन सके तो, है ना। बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद देखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपर डेंसिटी निकालना है ना, वेपर डेंसिटी निकालना है। क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी का मेन फार्मूला तो नहीं लगाएंगे, यहाँ तो क्वेश्चन बनाना है। अगर डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे तो डेंसिटी कहाँ से लाएंगे, तो जाहिर सी बात है मोलिकुलर मास वाला लगाएंगे। रिफरेंस गैस यहाँ पे दिया हुआ है मीथेन गैस, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस, कौन गैस है, SO2 बाई मोलिकुलर मास ऑफ रिफरेंस गैस। रिफरेंस गैस में क्या है, मीथेन, मीथेन का फार्मूला CH4। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई मोलिकुलर मास ऑफ रिफरेंस गैस हो गया। अब SO2 का मोलिकुलर मास डालेंगे, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो एटॉमिक मास दो गुना कर दो 32, तो लिख दिए 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दो गुना करो 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32। ये हो गया SO2 का, डिवाइडेड बाई CH4 का, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दो गुना करो 12, तो 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक मास भी कितना 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर हो गया 64, नीचे में 16, कितना हो गया 4। यही हो गया आंसर। कोई यूनिट तो होता नहीं है वेपर डेंसिटी का, तो यूनिट नहीं देंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो क्या देख लिए यहाँ पे, अगर डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस लगाएंगे तो फिर उस केस में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि डेंसिटी कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन बनाना हो तो यही फार्मूला लगाएंगे, अगर रिफरेंस गैस दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब तो फिर मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई 2 लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके अपने से बनाओ, बन ही जाएगा सबसे। मोलिकुलर मास को ही मोलर मास बोलते हैं ना। पॉज करके बनाओ, उसके बाद देखोगे। तो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद मोलिकुलर मास, मोलर मास इज कितना 64, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ पे रिफरेंस गैस नहीं दिया हुआ है, सीधे गैस का बोल रहा है जिसका मोलर मास दे दिया है ना। तो रिफरेंस गैस नहीं दिया है, क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ गैस अब बाई कितना 2, तो 64 बाई 2, 32 हो गया आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके अपने से बनाओगे, ठीक है, उसके बाद देखोगे। फाइंड मास ऑफ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना 1.8। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मिलीलीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.8।
ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है भाई, मास। कैसे मास निकलेगा, तो हम लोग को दिमाग में आ रहा है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला सुने हैं, है ना। तो वॉल्यूम तो है, मास निकालना है, डेंसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो डेंसिटी भी पता चल जाएगा। तो डेंसिटी पहले लिख लेते हैं। डेंसिटी कितना लिख लेंगे, 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या बोले थे कि डेंसिटी दिया रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे तो यूनिट हटा दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहा है, डेंसिटी पूछे यूनिट ला दो। अब डेंसिटी है, वॉल्यूम है, क्या निकालना है भाई, मास निकालना है। क्या लगा दोगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह पे 1.8 मास निकालना है। अब भाई वॉल्यूम कितना रख दोगे, 100। मास को अकेले करो, 1.8 इंटू 100, 180। यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम, क्योंकि ग्राम पर मिलीलीटर में, वॉल्यूम मिलीलीटर में डाले, मास क्या चीज़ में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।